पुतिन पर अमेरिकी एनएसए जैक सोलोवन का बड़ा बयान। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकते हैं पुतिन। पश्चिम में फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की चर्चा। पुतिन के परमाणु संधि सस्पेंड करने के बाद खौफ बढ़ा है। आपको याद होगा कि पुतिन ने स्टार्ट को सस्पेंड किया था, उसके बाद से लगातार अमेरिका की ये चिंता है। अमेरिका की तरफ से ही नहीं बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी ये चिंता जाहिर की जा रही है कि पुतिन एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं न्यूक्लियर हमले की। और एक बार फिर से उसी बात को दोहराया गया है सोलोवन की तरफ से। देखिए, स्टार्ट को ठंडे बस्ते में डालने के बाद ही रूस का जो एटमी प्लान है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो रूस की एटमी ताकत क्या है और किस तरीके से रूस अब इसको लेकर देख रहा है, इस पर पूरी दुनिया की नजर। आइए देखते हैं कि कैसे रूसी न्यूक्लियर हथियार पूरी दुनिया में विध्वंस मचाने की ताकत रखते हैं। पुतिन के पास सर्वनाश के लिए 3 हथियार हैं। आईसीबीएम जिसकी संख्या 400 है और एटमी वॉरहेड ले जाने की क्षमता की बात करें 1185 वॉरहेड ये कैरी कर सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर हथियार है वो है न्यूक्लियर सबमरीन। इसकी संख्या 10 है, वॉरहेड क्षमता 800 की है। और जिसका डर पूरे संसार को है, जिसकी धमकी पुतिन के गुरु ने भी दी थी, वो है एटम बम, संख्या 60 से 70। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ी हुई है। अमेरिका की तरफ से भी यही चिंता जाहिर की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत चीन ने एटमी हमले को रोकने में मदद की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया है। 1 मार्च को भारत आ रहे हैं यूएस विदेश मंत्री। भारत दौरे से पहले एंटनी ब्लिंकन का ये बहुत बड़ा बयान है। भारत ने एटमी युद्ध को रोकने में मदद की है। अमेरिका ये मान भी रहा है और जता भी रहा है कि भारत का बहुत अहम रोल है इसमें। और 1 मार्च को भारत भी आ रहे हैं यूएस विदेश मंत्री। इसमें कई मायने हैं। भारत और अमेरिका के जो ये संबंध है वो भी बहुत खास है। जी द्विवेदी सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ इस चर्चा की। ये जो एक महत्वपूर्ण पल आने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और एटमी युद्ध रोकने के लिए भारत ने बहुत अहम पहल की है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, जो युद्ध होता है ये कई चरणों में लड़ा जाता है और कई पहलू होते हैं, तो एक डिप्लोमेटिक पहलू बहुत अहम होता है। और बिल्कुल बात ठीक है कि जिस प्रकार भारत और अमेरिका के रिश्ते बढ़े हैं पिछले 5-7 साल में, स्पेशली हमने कितनी संधियाँ साइन की हैं, डिफेंस कॉपरेशन है, क्वाड के मेंबर हैं, और हमारी जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक ही हैं। हमारे में कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए जब भारत और अमेरिका इकट्ठे होते हैं और ऐसे मंच पर आते हैं तो दुनिया देखती है। एक बार एक बड़ा बयान आ सकता है फिर से युद्ध को लेकर, अगर विदेश मंत्री भारत आए। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने बोला है कि ये देखो, ये युग नहीं है, लड़ाई का युग नहीं है। बहुत अहम बात की है, उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई है। तो मुझे लगता है कि G20 के टाइम और जो अभी मीटिंग्स हो रही हैं इनमें काफ़ी गरमाइश पकड़ी जाएगी, पॉलिटिकल। जी बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ रही है प्रतिमा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख पहले कर लेते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। किसी भी वक्त एक और वॉर फ्रंट खुलने का खतरा लगातार बरकरार है। चीन की ओर से कहा गया है ताइवान हमारा ही हिस्सा है, ताइवान में दखल पर सफाई दे अमेरिका, ये चीन की ओर से कहा गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका बताए कि ताइवान पर आखिरकार उसका प्लान है क्या। और देखिए, चीन ताइवान को लेकर एक और बड़ी खबर। चीन के खिलाफ ताइवान की बहुत बड़ी तैयारी भी। अमेरिका में ट्रेनिंग लेने जाएंगे अब ताइवानी सैनिक। ट्रेनिंग के लिए 500 सैनिकों को अमेरिका भेजेगा ताइवान। कुछ महीनों के बाद अमेरिका में ताइवानी सैनिकों की ये ट्रेनिंग होगी। ताइवान की आर्म्स बटालियन को दी जाएगी कॉम्बैट ट्रेनिंग। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चीन ने हमला किया तो अंत तक लड़ेंगे। ताइवान के रक्षा मंत्री च्यू कुओ चेंग का ये बड़ा बयान आया है। चीन के बयान पर ताइवान का ये पलटवार है। तो चीन 1 कदम आगे है तो ताइवान 2 कदम आगे बढ़कर पलटवार कर रहा है कि अगर हम पर हमला किया चीन ने तो हम अंत तक लड़ेंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर ताइवान को लेकर। ताइवान पर युद्ध हुआ तो अमेरिका जापान को काफी नुकसान होगा। चीन से सामना हुआ तो 500 से ज्यादा फाइटर मारे जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है अकेले अमेरिका के 400 फाइटर मारे जाएंगे, मार गिराएगा चीन। ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। जापानी थिंक टैंक सासाकावा पीस फाउंडेशन की तरफ से एनालिसिस, यानी कि
अगर चीन और ताइवान आमने सामने आते हैं तो भले ही अमेरिका उसके साथ खड़ा है, भले ही जापान भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन्हें बहुत बड़ा नुकसान इसमें झेलना पड़ेगा। पहले हम देख रहे हैं किस तरह से जो अमेरिका है वो लगातार यूक्रेन को अपनी मदद सप्लाईज जो दे रहा है, और ऐसे में काफी हद तक जो अमेरिका के रिसोर्स वो एग्जॉस्ट होते नजर भी आ रहे हैं। इन सब के बीच ताइवान अटैक का वॉर गेम, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हम दिखाते हैं अगर युद्ध हुआ तो किसे कितना नुकसान होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका, जापान, चीन और ताइवान, ये कंपैरिजन इस वक्त आपके सामने है। वॉरशिप की अगर बात करें तो अमेरिका के पास 19 है, जापान के पास 15, चीन के पास 156 सबसे अधिक, और ताइवान के पास 18। अब आप यहां पर देखें फाइटर जेट की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अमेरिका के पास संख्या सबसे ज्यादा 400, जापान के पास 144, चीन के पास 168 और ताइवान के पास है 200। और अब अगर हम और आगे से बढ़ते हैं 2026 में हमले का अनुमान लगाकर जो गणना है वो की गई है। सासाकावा पीस फाउंडेशन का जो एनालिसिस है वो सामने आ रहा है, और इसी के आधार पर जो एक कंपैरिजन है वो भी सामने रखा गया है इन सभी देशों की ताकत का, और कौन किसके सामने कैसे खड़ा हुआ। और इस वक्त सीधा हम रुख करते हैं ताइवान का। ताइवान से इस वक्त सुरभि हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, लाइव आपको देखे नजर आ रही है। सुरभि, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और क्या आप देख पा रही, क्योंकि आप खबर ही आ रही है कि ताइवान के सैनिक अमेरिका जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है वहां पर? फिलहाल मैं अब वापस हॉलैंड काउंटी से ताइपे का रुख कर रही हूँ, क्योंकि जल्द ही आपके सामने ताइपे के डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों का बयान भी मैं आपके सामने रखूँगी, जिनके ज़रिए हम ये जानने की अब आगे कोशिश करेंगे कि आखिर ताइवान की अब स्ट्रैटेजी है क्या खुद को सेव करने के लिए। लेकिन बड़ी चिंता ये रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया और ये जो अनुमान आपने डेटा के अनुसार बताया, क्योंकि ये एक 24 सिनेरियो क्रिएट करते हुए वॉर एनालिसिस ने ये माना है और ये समझा है कि अगर इस नए कॉन्फ्लिक्ट जोन में वॉर शुरू हो जाती है तो किसको कितना नुकसान होगा। आपने डेटा बताया कि आखिर जापान को कितना नुकसान होगा, यूएस को कितना नुकसान होगा, चाइना को कितना नुकसान होगा और ताइवान को कितना नुकसान होगा। लेकिन ये अनुमान हमला होता है लैंड, सी, एयर और स्पेस के लिहाज से, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि करुणा जापान क्यों अल्टीमेटली ताइवान और चीन के इस कॉन्फ्लिक्ट में सफ़र करेगा। वो सफ़र इसलिए करेगा क्योंकि जापान अपना एयर स्पेस और अपने कमर्शियल एयरपोर्ट्स को इजाज़त देगा यूएस को यूज़ करने के लिए। यूएस के लिए ताइवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा और आसान ज़रिया होगा जापान, और यही वजह है कि जापान में भी इसको लेकर एनालिसिस किया जा रहा है कि अगर ये नया कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसको कितना नुकसान होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस जिस तरीके से अपने सोर्सेस को अब डिप्लॉय करके पोजिशनिंग कर रहा है, ये सी के पूरे इलाके में पोजिशनिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में हालात जिस लिहाज से बिगड़ रहे हैं, ताइवान ये कह चुका है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन आकलन किया जा रहा है चीन की उस क्षमता को लेते हुए, क्योंकि चीन की क्षमता के आगे यूएस और ताइवान लगातार टेबल पर बैठ के डायलॉग कर रहे हैं, हर उस सिनेरियो को समझते हुए कि आखिर ये वॉर कितनी लंबी खिंच सकती है और चीन की क्षमता के आधार पर ताइवान कितने दिनों तक मुकाबला कर सकता है। इसीलिए ये बयान भी निधि दिया गया था। चीन के पास पावर इतनी है कि वो वॉर को शुरू करे, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो 2 हफ्ते के अंदर ताइवान पर कब्जा कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरभि, आप हमारे साथ लगातार बन रहे हैं क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी है, उनका भी एक एक कर हम रुक करना चाहेंगे। रविंद्र सचदेवा सर, यहाँ ये भी समझना होगा कि अमेरिका इतना कंफ्यूज क्यों नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले एंटनी ब्लिंकन की तरफ से जो कहा गया कि चीन जो है और भारत जो है उसने मदद की है बहुत बड़े स्तर पर एटमी युद्ध रोकने में, फिर ताइवान के मुद्दे पर आपने स्थिति ऐसी कर दी कि ऐसा लगता है एक नया वॉर फ्रंट बस खुलने को है। और जब याद है स्पाई बलून नजर आया था तो चीन का दौरा रद्द करने वाले यही थे, एंटनी ब्लिंकन साहब ही तो थे। तो इतना कंफ्यूजन किस बात का? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है अमेरिका को। हर चीज़ को वो केस बाय केस देख रहा है और बड़ा लॉन्ग टर्म देख रहा है। जहाँ तक चाइना की बात है, डेफिनेटली यस, अभी आप कह रही हैं कि ताइवान के सोल्जर्स अमेरिका जा रहे हैं ट्रेनिंग में। उसके अलावा एक जो बड़ी बात हुई है, अभी तक करीब 40 या 50 अमेरिकन मरीन्स ट्रेनिंग इन ताइवान देते थे, अब वो नंबर बढ़ा के 200 कर दिया गया है अभी, ताकि इन ताइवान भी ट्रेनिंग बढ़ रही है। तो तैयारी सारी चल रही है। वॉर गेमिंग अभी जो ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, करीब 1-1.5 महीने पहले एक और रिपोर्ट आई थी, तो सासाकावा पीस, मतलब अमेरिका डुअल नहीं खेल रहा है। अमेरिका डुअल नहीं, अमेरिका मल्टीपल खेल रहा है। अमेरिका को केस बाय केस, जहां उसे जो पार्टनर चाहिए जैसे चाहिए और अपनी टर्म्स पे वो लेकर के आ रहा है, अपनी शर्तों पर लेके आ रहा है, और ये हो रहा है मोर और लेस। अगर आप देखें तो जिनपिंग के शांति प्रस्ताव पर भड़क गए हैं जो बाइडेन। चीन के प्लान में सिर्फ रूस का फायदा है, ये उनकी ओर से कहा गया।
चीनी प्रस्ताव से यूक्रेन को न्याय नहीं मिल सकता। जो बाइडेन की तरफ से ये बड़ा बयान जो सामने आया है, चीन के प्लान में सिर्फ रूस को ही फायदा है और इससे यूक्रेन का कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। तो चीन का वो पीस प्लान जिस पर जो बाइडेन भड़क गए हैं, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जो पुतिन को अच्छा लग रहा है वो कैसे सही हो सकता है, ये बड़ा सवाल जो बाइडेन ने उठाया है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, मैं इस विवाद को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हूं, चीन के प्लान से सिर्फ रूस को फायदा होगा। आगे उन्होंने कहा, चीन का प्रस्ताव बिल्कुल आधारहीन और तर्कहीन है। साथ ही उन्होंने कहा, चीनी प्रस्ताव को मानना यूक्रेन के लिए अन्यायपूर्ण होगा। कैप्टन श्याम कुमार, ये चीन के पीस प्लान को लेकर बाइडेन की ओर से जो कुछ कहा गया उस पर आपका टेक सर। देखिए, ये तो एक पीस प्लान नहीं है, पीस मील प्लान है। क्योंकि एक तरफ तो चीन कहता है कि हम उनको, वो कह रहे हैं नाटो की नॉन लीथल वेपन्स वो दे रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रहे हैं और रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि वो लीथल वेपन भी देंगे। तो इस हिसाब से नाटो और यूएसए को ये संदेहपूर्ण लगता है कि चाइना कभी भी एक पीस प्लान के साथ जेलेंस्की के साथ बात करेगा। जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा संदेश है और उनका एक पहल है, लेकिन चाइना को हमेशा से एक संदेशपूर्ण दृष्टि से देखा गया है और सब जानते हैं कि चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। मायने की बात यह है कि अब ये नए अलाइनमेंट में हमें समझना होगा कि जब चाइना और रशिया का एक कॉरिडोर में बनते हैं तो आज रशिया कहां खड़ा होगा वर्ल्ड ऑर्डर पे। बिल्कुल सर, यानी कि श्याम सर, अगर शी जिनपिंग पीस की बात करते हैं तो उनकी इस पीस की बातों पर अमेरिका को, नाटो को विश्वास नहीं है। अब देखिए, चीन को लेकर ही एक और बड़ी खबर है। चीन पर जो बाइडेन का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। चीन रूस की मदद कर रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है। चीन की हरकतों पर हमारी नजर है, ये जो बाइडेन बयान देते हैं, चीन रूस की मदद कर रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी चीन पर हमारी नजर है। ये सर बयान बड़ा विरोधाभासी आपको नहीं लग रहा ओपी तिवारी सर? देखिए, चीन कुछ भी करेगा, अमेरिका उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। जहाँ तक चीन का बयान देखिए तो जेलेंस्की ने भी थोड़े लेवल तक अप्रिशिएट किया है, नाटो के कुछ कंट्रीज ने अप्रिशिएट किया है। ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि क्रैक्स नाटो में डेवलप हो रहे हैं। बाइडेन कुछ भी कहें, ये जो शांति के लिए बाकी लोग वेट कर रहे हैं, बाइडेन चाहे ना चाहे शांति की तरफ आगे बढ़ेगा। चीन ने जो भी 10 से 11 पॉइंट दिए हैं उसमें कुछ रशिया के फेवर में है, कुछ यूक्रेन के फेवर में है। जेलेंस्की ने एक पॉइंट लिया है कि सबकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये अप्रिशिएट कर रहा है। जेलेंस्की ने इसको खारिज नहीं किया बिल्कुल ही। तिवारी सर, जो बाइडेन क्या चीन की बातचीत की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं या फिर जो बाइडेन ये बता रहे हैं अभी नहीं चाहते कोई पीस हो? जो बाइडेन चीन को प्राइम इंपॉर्टेंस पर लाने की कोशिश करेंगे कि न आए, चाइना को इससे अलग रखें। लेकिन तिवारी सर ये भी कह चुका है चीन की ताइवान को यूक्रेन न समझा जाए। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, एक बड़ी खबर बता देते हैं। जिनपिंग से मिलना चाहते हैं जेलेंस्की। अब देखिए, इससे बड़ी खबर और कोई नहीं है। जिनपिंग से बातचीत का प्लान बना रहे हैं जेलेंस्की। चीन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। दुनिया में शांति स्थिरता के लिए चीन से बातचीत बहुत अहम है। एक छोटा सा कमेंट जल्दी रविंदर सर आपसे शुरू कर रही हूँ। ये जो चीन कर रहा है वो क्या जेलेंस्की झांसे में आ जाएंगे या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली खेला जा रहा है सबकी तरफ से? जेलेंस्की की स्ट्रैटेजिक स्मार्ट मूव है। देखिए, चाइना जो भी बात हो रही है ना कि बाइडेन ठीक कह रहे हैं, चाइना मिलिट्री रूप से मदद नहीं कर रहा रशिया को, पर चाइना का ट्रेड इकोनॉमी बहुत मेजर हेल्प कर रहा है रशिया को, राइट? तो इकोनॉमी और बिजनेस की तरफ से हेल्प हो रहा है, मिलिट्री नहीं। बट एक्सपेक्टेशन है कि शायद चाइना अब मिलिट्री वेपन देना शुरू करे। वो एक अलग चीज चल रही है जो बाइडेन ठीक कह रहा है उनके इंटेलिजेंस से। ना जहां तक जेलेंस्की का स्टेटमेंट है, बहुत ही चालू स्मार्ट चीज है। देखिए, चाइना इस समय अपने को स्टेट्समैन लाइक चाहता है। चाइना ये भी नहीं चाहता कि दुनिया की सैंक्शंस उसके ऊपर भी आ जाए, बट एट द सेम टाइम वो रशिया की मदद भी करना चाहता है। तो ये ओपनिंग है जेलेंस्की के लिए जी कि चाइना को थोड़ा और दिखाओ, चाइना का सपोर्ट रशिया के लिए और डिले कराओ और रशिया को चाइना को इस कंफ्यूजन या इस जोन में रखो, ग्रे जोन में, कि वो मिलिट्री रूप से रशिया की हेल्प ना करे। उसके लिए उसे शी जिनपिंग का प्रेज करना पड़े, ईगो को सैटिस्फाई कहीं ना कहीं सर। और चाइना अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी भी देख रहा है ग्लोबल डिप्लोमेटिक इमेज क्रिएट करने के लिए और उसको कैश करना चाहता है। और देखिए, लेपर्ड टैंक मिलने के बाद यूक्रेन का बड़ा हौसला। पोलैंड के पीएम ने कहा रूस को वापस लौटना होगा, अब यूक्रेन से पीछे भागेगी रूसी सेना।
यदि सर ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये जो टैंक्स मिल रहे हैं पैचेस में, 2 वो दे रहे हैं, 4 वो दे रहे हैं, 5 वो दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ये कितना हेल्पफुल होगा रूस के खिलाफ रेसिस्टेंस में यूक्रेन के लिए? देखो, जो अभी युद्ध होगा वो ज़्यादा टैंक वॉरफेयर, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के ऊपर मुनहसर होगा। तो अगर आपके टैंक्स नहीं है, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, तो ज़ेलेंस्की या यूक्रेन इस जो ऑफेंसिव आएगा उसको नहीं रोक पाएंगे। तो दूसरी बात हमने बताई है कि ये पेनी पैकेट्स में मिल रहे हैं, कि थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि एकदम इतने दे दें कि ताकि रशिया जो है वो इसको रेड लाइन समझ के और भी उकसा जाए, और दूसरी बात ये अब्जॉर्ब भी करने होते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये नंबर्स धीरे धीरे बहुत बढ़ जाए, पेनी पैकेट्स में आएंगे और अब्जॉर्ब भी करने होंगे। कोई एकदम आप 100 टैंक दे दें, आपको ट्रेन आदमी मैन पावर नहीं है तो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे आपको ऑपरेशनली। ठीक है, तो धीरे धीरे आएंगे। एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। दरअसल एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की फाइटर जेट मिलने की उम्मीदों को झटका भी लगा है। बाइडेन ने कहा है अभी फाइटर जेट की कोई जरूरत नहीं है। कल जर्मनी ने कहा था फाइटर जेट की डिमांड सही नहीं है। तो एक तरफ टैंक को लेकर अच्छी खबर आई, तो दूसरी तरफ फाइटर जेट को लेकर बुरी खबर भी आई है, जहां पर अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि अभी जरूरत नहीं है। तो जर्मनी भी कह रहा है कि ये मांग ही ठीक नहीं है। सर, ऐसे वक्त में जब सारी निगाहें टिकी हुई हैं उन देशों पर जो अब तक इतने बड़े स्तर पर मदद करते आए हैं, उनसे आप कह रहे हैं कि अब 1 साल पूरे हो गए, हो सकता है रशिया कोई बहुत बड़ा हमला कर दे, हमें हथियारों की ज़रूरत है, और ये देश अगर कह रहे हैं कि ये डिमांड आपकी सही नहीं, ये सही नहीं, तो किस तरीके से देखा? बिल्कुल नहीं, इसको देखिए, आप पैटर्न देखिए ना, पिछले साल भर से पैटर्न क्या चल रहा है। पहले तो मिलिट्री ट्रक्स तक नहीं दे रहा था वेस्ट, थोड़े थोड़े ये जैसे सर बोल रहे हैं टटोलता है वेस्ट, कुछ वेपन देके ठीक करे, अब्जॉर्ब करे, आगे चले। फिर हाइमर्स की बात चल रही थी, कह रहे थे ना 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 रॉकेट्स नहीं देंगे। कुछ हाइमर्स आए, हाइमर्स बड़े आए, और आज की तारीख में हाइमर्स बड़े इफेक्टिव रहे। टैंक्स का केस ले लीजिए, तो ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा। पर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दी है? नहीं, लॉन्ग रेंज नहीं, पर हाइमर्स में अभी लॉन्ग रेंज की बात हो, टैंक्स तो दे रहे हैं, जी डैम भी दे रहे हैं उनको, एक टैंक्स दे रहे हैं और लॉन्ग रेंज भी दे रहे हैं, तो ये टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो सब कुछ दे रहे हैं जो वो यूक्रेन चाहता है अपने लिए रूस के खिलाफ। और यूक्रेन को अब तक $150 बिलियन की मदद, जी हां, अमेरिका ने करीब $80 बिलियन की मदद की है। ये जो धनराशि आप देख रहे हैं, ये जो अमाउंट देख रहे हैं, ये बड़ा है, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला ये भी है कि अमेरिका के अंदर इस ह्यूज अमाउंट को लेकर भी एक विवाद है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जो 2 अहम पार्टियां हैं उनके बीच में। और अब देखिए, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आ रही है। ज़ेलेंस्की का नाटो पर एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। इस युद्ध ने नाटो का रीसेट बटन दबा दिया है, ये ज़ेलेंस्की बोल रहे, यानी कि अपनी मंशा भी साफ कर रहे हैं कि युद्ध के बाद आप ज़ेलेंस्की हर हाल में भी या इस दौरान अब चाहते हैं कि वो नाटो का हिस्सा बने। ये जो रीसेट बटन दबाने की बात द्विवेदी सर बोल रहे हैं, यानी ज़ेलेंस्की की जो मंशा थी उसे पुख्ता तौर पर ही तो बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, रीसेट बटन तो दब ही गया है। ज़ेलेंस्की आएंगे, उधर स्वीडन और नॉर्वे, फिनलैंड भी, उनके भी बीच में और कई ऐसी हरकतें लेकिन चल रही। सर, जेंस स्टोल्टनबर्ग तो बोल गए कि तब तक यूक्रेन नहीं शामिल हो सकता नाटो में जब तक वो पूरी तरह से एक आजाद मुल्क ना हो, लेकिन एक बड़ा इलाका तो कब्जे में है रशिया के। देखो, ये सब बयानबाजी है, पर असलियत ये है कि जब भी युद्ध रुकेगा तो ज़ेलेंस्की नाटो के अंदर शामिल हो जाएंगे, वो भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। लड़ाई तो यहीं से ही शुरू हुई थी ना, यही खत्म हो, लड़ाई खत्म ही यहीं होगी, यहीं खत्म जहाँ से शुरू हुई भाई खत्म मतलब नाटो में शामिल होंगे और यही देखो, ये ग्राउंड पोजीशन है, तकरीबन लड़ाई यहाँ पर ही खत्म होगी, ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, युद्ध खत्म करना कई देश चाहते हैं, खुद अब तो ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी कंक्लूड हो, लेकिन वो रास्ता अभी इनको दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए ये युद्ध भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है।